ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, कहते हैं शब्द अमर होते हैं। यही कारण है कि महाभारत के मैदान में आज भी गीता के शब्दों की गूंज उसी तरह सुनाई देती है। और ये शब्द जब किसी लेखनी से निकलकर कागज पर उतरते हैं तो एक रचना बन जाते हैं, और रचनाकार इन्हीं शब्दों से अमर रचना की मोती माला में पिरोता है। अगर हम रचनाओं की दुनिया देखें तो केवल रचनाएं साहित्य की अमूल्य निधि नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का पथ प्रदर्शन करने वाली पथ प्रदर्शक के रूप में अगर सहेजी जाएं तो शायद यही इसकी अमूल्य निधि, अमूल्य धरोहर है। हमने हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में ऐसे ही लेखक सेगमेंट में आपसे ऐसे ही रचनाकारों से रूबरू करवाया है, और उन रचनाकारों ने जो अपना कॉन्वर्सेशन, अपने इंटरव्यू से जो शब्दों को शब्द यात्रा से हमें प्रशस्त किया है, वो हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। आज के हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में एक ऐसे ही यंग एंड डायनेमिक लेखक हैं जो प्रकृति से भी प्रेम करते हैं और प्रेम से भी प्रेम करते हैं, और प्रकृति और प्रेम दोनों को ही उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारा है। और इंसानियत को जोड़कर, चाहे वो कथा हो, लघु कथा हो, उन्होंने अपने साहित्य को एक अमूल्य धरोहर बनाया है। तो हमारे साथ आज ऐसे ही यंग एंड डायनेमिक लेखक हैं चंद्रभान विश्नोई। चंद्रभान जी, 24 न्यूज चैनल के हमारे सेगमेंट में आपका बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका। चंद्रभान जी, क्या सोचकर आपके पेरेंट्स ने चंद्रभान नाम रखा, और क्या अर्थ है चंद्रभान का? ये किस्सा भी बड़ा रोचक है प्रमोद जी। जी। मेरे दादाजी का रखा हुआ नाम है जी। तो एक तरफ ननिहाल में नाना जी ने मेरा नाम रखा श्रवण जी, और दादाजी ने रखा चंद्रभान। वाह। तो आज भी जब ननिहाल जाता हूँ तो श्रवण कहलाते हैं। हाँ, इतना तो अभी नहीं है, लेकिन बचपन में बहुत बार मैंने यही सुना, श्रवण। और तो क्या चंद्रभान का अर्थ क्या है? चंद्रभान का अर्थ मेरे हिसाब से जो दिन में भी है और रात में भी है। भान, भानु, सूर्य जो कि दिन में हमें अपनी ऊर्जा से जो है वो भरपूर कर देता है। चंद्र यानी चंद्र, और चंद्र जब रात को आता है तो शीतलता से भर देता है। और कहते हैं चंद्रभान नाम के लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है, प्रकृति से भी प्रेम होता है। जी जी जी, बिल्कुल। ये भी हमने सुना है। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने ठीक सुना है, क्योंकि बहुत बार जो है बहुत से लोगों द्वारा जब हमारे नाम का उच्चारण किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी उस बात को सुनती है। तो ऐसे क्या रचनात्मक दबाव रहे शुरू में कि आप रचनाकार बन गए, लेखक बन गए? कोई ना कोई तो ऐसा प्रेशर, क्रिएटिव प्रेशर आपके आसपास रहा हो। जी प्रमोद जी, ये बात है सन 2007 के लगभग की, 2007 की ही कहूँ मैं। जब मैं 11वीं कक्षा में था
और उस समय कहीं ना कहीं ये हमेशा से रहा है कि मैं एकांत में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ। मेरे आसपास लोग होंगे, लेकिन जब मुझे ताल्लुक खुद से ही है तो मैं खुद से ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रकृति स्वभाव प्रेमी है ना। हाँ। तो मैं बस से जब स्कूल के लिए निकलता था तो रास्ते में जो दरख्त हैं, जो टीले हैं, गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, तो उन्हें देखना बहुत मुझे जो है पसंद था। तो उस समय बैठे बैठे ये ख्याल आते रहते थे कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है। और तो इन ख्यालों को आपने सबसे पहले कविता के रूप में उतारा या कथा के रूप में? कविता के रूप में मैंने उतारा। याद है आपको अपनी पहली कविता? जी, पहली कविता मेरी कुछ इस तरह थी, क्योंकि पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। सुनाइए जरूर। तो पहली कविता थी वो मेरी देश को लेकर के थी। तो मैंने लिखा कि देश केवल पत्थरों का नाम नहीं है, हवेलियों का नाम नहीं है, बल्कि देश तो हमारी परंपरा का नाम है। यानी पहले आपने हिंदी रचनाएं लिखी? यस, मैंने हिंदी में जो है अपनी कविताएं लिखी। तो उस तरह से कविता ये थी जिसमें मैंने ये देखा कि हम पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, महल बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो हमारे भीतर जिंदा हो, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वाह, क्या बात। तो इस तरह के कुछ भाव थे। तो ये सफर कविता का मुसलसल बढ़ता रहा जी। तो ये सफर कैसे बढ़ता रहा? क्या इस सफर की यात्रा का क्या पड़ाव रहे? इस सफर में जब मैंने आपसे कहा कि जब 11वीं कक्षा में था, तब से कुछ पंक्तियां मैंने लिखना शुरू की। और जैसे ही मैं 12वीं के बाद कॉलेज में आया, तो जब भी कोई प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते थे, तो वहां पर मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगा कि सारे लोग अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो मुझे भी आगे जाना चाहिए और स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहिए। और अभिव्यक्ति के लिए एक सीधी सपाट बयानी की अगर हम बात करें, अपनी बात कहकर वापस आ जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सृजन जो है, चाहे कविता के माध्यम से कहें या कहानी के माध्यम से कहें, तो हम बात तो वही होती है। मैं नहीं मानता कि कोई बात नहीं होती है, लेकिन उस बात को कहने का जो तरीका है, ढंग है, वो कहीं ना कहीं जुदा हो जाता है। और बात भी ऐसे निकले कि किसी की रूह तक पहुंचे, तो फिर कहना क्या। तो स्टूडेंट लाइफ के बाद में जब आपको वो कौन सा वक्त रहा कि एक लगा कि मैं एक मैच्योर्ड लेखन की तरफ बढ़ गया हूँ और मुझे कुछ गंभीरता से अपने लेखन पे काम करना है? जी, वो समय था 2014 के लगभग का। मैं लिखता तो था, और उसके बाद काव्य मंच जो है जोधपुर में इस तरह की गोष्ठियां करवाता था। और वही समय था जब मैं रेडियो से भी जुड़ा था, क्योंकि रेडियो सुनना मेरा बचपन से शौक रहा है। और उसके बाद रेडियो में पत्र लिखना, अपना नाम सुनना, उसके बाद फोन कॉल्स करना, और उसके बाद रेडियो में सूत्रधार के रूप में जाना। तो ये कविता और रेडियो 2014 के लगभग की बात है। यानी आपने रचनात्मक दायरों को इस तरह से विस्तृत किया। लेकिन कवि भीतर था, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता। तो फिर रेडियो में जाना हुआ, वार्ताकार के रूप में, कवि के रूप में। वहां पर मैंने अपनी रचनाएं जो है पढ़ी, और बहुत अच्छे रेस्पॉन्स लोगों के आए। तो आपने जो पढ़ी उनमें हिंदी थी या राजस्थानी पुट ज्यादा? शुरुआत में मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ सबसे, कि कहीं ना कहीं आप जिस वे में जा रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा प्रेरक होता है आपका, जो आपको कहता है कि आप अगर ऐसा करें तो बेहतर हो सकता है। तो रेडियो में मैं सबसे पहले तो हिंदी कविताएं लेकर गया, लेकिन वहां पर शायद आवश्यकता भी थी कि राजस्थानी लिखने वाले बहुत कम थे। तो मुझे ये सलाह दी गई कि आप राजस्थानी में भी बढ़िया लिख सकते हैं। तो कुछ राजस्थानी की सुनाइए। राजस्थानी की कविताएं? राजस्थानी में एक कविता है मेरी कि गुमेज रेवे के आपा घना पढ़िया लिखिया हा। गुमेज रेवे के आपा घना पढ़िया लिखिया हा, 16-14 किताबा पढ़ ज्ञानी वेण रो गुमेज। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से एक अभिमान में हम जीते हैं और हम अपने आप को सर्वज्ञ समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये राजस्थानी रचनाएं। हाँ, आप सुनाइए। जी। गुमेज रेवे के आपा घना पढ़िया लिखिया हाँ, 16-14 किताबा पढ़ ज्ञानी वेण रो गुमेज, पण इन भगत
कुण पढ़े है खुद खुद रे मायने झांकर, क्या बात, कुण पढ़े है आप रो घमंड नीची ना कर, वाह, कुण पढ़े है महापुर सारी कहानी ने, कुण पढ़े है घायल मिनख रे आंख रे पानी ने, कुण पढ़े है सूर कबीर रसखान ने, कुण पढ़े है मीरा मेड़तनी महान ने, वाह, कुण पढ़े है बूढ़े जटायु रे जुद्ध ने, वाह, कुण पढ़े है राम महावीर बुद्ध ने, कुण पढ़े है कूख में कूकती बेटी री पुकार, कुण पढ़े है हेत प्रीत अपना तेरा संस्कार, कुण पढ़े है गरीब रे चूल्हे री आंच, कुण पढ़े है दादा रे कापते हाथारो सांच, कुण पढ़े है प्रीतरी पाती जागर सारी रात, कुण पढ़े है प्रीतरी पाती जागर सारी रात। चंद्रभान जी, आपने अभी जैसे अपनी रचना में भी जिक्र किया कि सूर कबीर और इस तरह के जो हमारे महान कवि थे, और एक पीरियड ऐसा था जी कि जब 10-20 लोग ही सामने आते थे लिखने के लिए, बहुत लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता दिल में उतरी हुई थी जी, है ना। लेकिन अब वो अभाव खलता है, यानी लेखक तो बहुत हैं, कवि बहुत हैं, लेकिन वो बात नहीं। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कहीं ना कहीं दायरे जो है वो बदल रहे हैं। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि लिखने वाले तो आज भी है, लेकिन पढ़ने वालों की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। पढ़ने वाले जो है वो आज के दायरे में, आज के समय में जो है उनका दायरा सिमटता जा रहा है। तो ये परिदृश्य जो है लगातार बदल रहा है। पहले लेकिन हम केवल पढ़ने वालों को आरोपित नहीं कर सकते जी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो विवशता पैदा की जाती थी, लेखन में इतना रूह थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा को उड़ेल देते थे लिखने में, और आज कहीं ना कहीं हम आत्मा को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। और एक ऐसा क्रिएट होता है माहौल चारों तरफ की, विवशता है लिखने की। अगली बार जब मिलेगा तो कहेंगे अरे चंद्रभान आपने क्या लिखा, तो आप ये सोच के भी कई बार लिखते हैं, फिर उसमें वो रूह नहीं उतर पाती। ये जो माहौल है उस बारे में आप क्या कहना? ये मैं कहना चाहता हूं प्रमोद जी आपको इस विषय में कि पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि जब तक आपका मन नहीं करे किसी के कहने से, किसी के विषय बता देने से कि आप लिखिए, आपको नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आप पूर्ण रूप से संवेदनशील होते हैं, जब आप पूर्ण रूप से स्वयं में होते हैं, तभी कोई रचना उतर पाती है। और जबरदस्ती अगर आप रचनाओं को उतारेंगे तो जो आपने कहा वैसा ही परिदृश्य होगा और होता रहेगा। और इसीलिए हमारे आसपास भी आइदान सिंह जी भाटी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जी, जो बेहतरीन लेखक तो हैं ही, भारत के मशहूर कवि भी हैं और रचनाकार हैं, लेकिन वो कई मामलों में एक दार्शनिक की तरह भी हमें एक सत्संग देते हैं साहित्य का, बहुत बहुत बड़ी सत्संग देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आइदान सिंह जी से बात करें, क्योंकि आपके भी वो काफी करीब रहे हैं। तो आइदान जी हमारे साथ जुड़ गए। आइदान सिंह जी भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण, प्रकृति और आंचलिकता के कवि भाई चंद्रभान बिश्नोई आधुनिक हिंदी और राजस्थानी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में आंचलिकता को जिस तरह पिरोया है, वैसा आजकल के युवा बहुत ही कम कर पाते हैं। वे न केवल राजस्थानी और हिंदी के महत्वपूर्ण युवा कवि हैं, वरन उन्होंने आधुनिक समय में जो आधुनिकता बोध होता है, उस आधुनिकता बोध को भी अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण माना है। वे आंचलिकता के ऊपर अपने पांव रोक कर खड़े हैं, लेकिन उनकी दृष्टि तकनीक के द्वारा संपूर्ण विश्वव्यापी दिखाई पड़ती है। उन्हें मैंने कई बार जो है मंचों पर सुना है।
उनकी कविताओं और उनकी किताबों को पढ़ा है, और वे जब मंच संचालन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह व्यक्ति बोलता ही रहे। उनकी इस प्रकार की छवि को देखकर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सिद्ध होंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। चंद्रभान जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, तो एक जो व्यवस्था अभी चारों तरफ क्रिएट हो रही है, तो हम कैसे निपटा जाए, उस व्यवस्था ना हो और एक स्वयं एक चलायमान की तरह, और हमारे अंदर रचनात्मक जो एक क्रिएटिविटी का जो पेन है, जो दर्द है, वो कैसे क्रिएट किया जाए। प्रमोद जी, आपका सवाल जो है वो बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं आज के समय में। जो आपने बात कही है, तो क्रिएट कैसे किया जाए, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, आखिर ये दब क्यों रहा है, सृजन दब क्यों रहा है। इसके कुछ कारण जो मैंने जाने हैं, यूथ की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप साहित्यकार हैं, कवि है, लिखने वाले हैं, कलाकार हैं, जो भी है, उसके बीज तो बचपन से ही आप में आ जाते हैं, ये मेरा मानना है जी। तो मैं यूथ की ही बात यहां करना चाहूंगा कि क्या कारण है, क्या वजह है कि हम सृजन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि हम बेचैनी की तरफ जा रहे हैं, होड़ की तरफ जा रहे हैं, नकल की तरफ जा रहे हैं। तो प्रमोद जी, मेरा ये मानना है कि आज का यूथ जो है वो कहीं ना कहीं दिखावे की ओर बढ़ रहा है। हमें अच्छा बनने की जरूरत है, न कि अच्छा दिखने की। आप अगर अच्छा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे दिख जाएंगे। कुदरतन जो उसके अंदर एक एलिमेंट्स आने चाहिए लिखने के, वो नहीं है, बल्कि मैं भी एक कवि हूँ, ये दिखाना है। उसके बाद आप नकल करते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, होगा नहीं कभी भी। नकल वाला तो आखिर में उसका जब खुद रचनात्मकता नहीं आएगी तो बिल्कुल। और फिर मेरा ये भी कहना है कि अगर आपसे रचना नहीं लिखी जा रही है तो जबरदस्ती लिखने का प्रयास भी मत कीजिए, वो तो बन भी नहीं सकता। अच्छा, घटित हो जाएगा। अगर हम वापस आपके सफर की तरफ आए, तो आपने शुरू में कविताओं का सफर आगे बढ़ाया और हिंदी और राजस्थानी में समान, और जहाँ तक हमने आपकी रचनाएं पढ़ी हैं उनमें एक प्राकृतिक आत्मा जो रेगिस्तान से आती है, गांव से आती है, और गांव की जो इनोसेंस है जी, एक मासूमियत है, वो आपकी रचनाओं में दिखाई देती है जी। तो ये सब कैसे क्रिएट हुआ? गांव की बात आपने की, प्रकृति की बात आपने की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस परंपरा से आता हूं। मैं समाज नहीं करके परंपरा कहना चाहूंगा कि जिस परंपरा में, और मेरा मानना है कि हर वो व्यक्ति जो प्रकृति के बारे में सोचता या लिखता है वो भी उसी परंपरा का है। उस परंपरा में सन 1730 में 1 2 4 नहीं 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दी। ये तो विश्व के अपने आप में अद्भुत, अनोखी और एक्सक्लूसिव घटना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस परंपरा से आप आते हैं उसका असर आप पर होना स्वाभाविक है। तो उस परंपरा से मैं हूं, और हम सब हैं जो प्रकृति को प्रेम करते हैं। तो आप जब उस परंपरा से आ रहे हैं, लेकिन आप में अपना एक अलग क्रिएटिव दर्द रिफ्लेक्ट होता है जी, और आपने बिल्कुल अलग उपमान भी अपनी कविताओं में डाले हैं, और कहीं भी उसमें ऐसा नहीं लगता है कि रिपीटेशन है या जी। ये सब कैसे हुआ, और ये सब आपके अंदर कैसे फर्टाइल कैसे हुआ? प्रमोद जी, मेरा ये मानना है कि चाहे कोई कहीं की बात कर लें, लेकिन ये तय है कि आप जहां रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, आप जिस परिवेश में आप जीते हैं, वो परिवेश आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन सब तो रचनाकार नहीं होते। शब्द प्रभावित सबको करता है, बिल्कुल, लेकिन रचनाकार तो ये एकाध होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं। तो बचपन से ही मैंने आसपास दरख्तों को देखा,
और देखा कि मेरे दादाजी उन दरख्तों को बच्चों की तरह पाल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत खूबसूरती लगी कि वाकई। उसके बाद क्योंकि हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन भी होता है, तड़पता भी है, तो कहीं ना कहीं जब मन में एक तड़प होती, कहीं ना कहीं एक उदासी होती, तो फिर लगता कि अब क्या किया जाए कि ये उदासी दूर हो। लेकिन ये जो उपमान आपने गढ़े जी हैं, जी वो उपमान बिल्कुल मैं स्पष्ट कहूंगा कि वो कॉमन नहीं है जी। वो आपका अपना क्रिएशन लगता है। ये सब आपके तो भीतर कैसे पनपा? ये क्रिएशन, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब मैं बेचैन होता, कहीं ना कहीं एक कमी सी, एक रिक्तता अपने भीतर महसूस होती कि क्या है, आपने क्या पाया है, आप आए हैं इस जमीन पर लेकिन आपने हासिल क्या किया है। तो एक छोटी तब सी कविता हम सुनना चाहेंगे जी, जो आपके उपमानों को रिफ्लेक्ट करती है। जी जी। छोटी सी तो मैं जो है हाँ, शाम कुछ यूं उतरी है, वाह। क्योंकि जब भी ऐसा लगता तो मैं निकल जाता टीलों की ओर, दरख्तों की ओर, रोहिड़े के फूलों को देखता। और वो शाम अलग। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि शाम कुछ यूं उतरी है मेरे आंगन में। वाह, क्या शाम कुछ यूं उतरी है मेरे आंगन में, जैसे कोई मेघ उतरता है सावन में, वाह, जैसे कोई रंग हो प्रीत पावन में, जैसे मखमली चादर ओढ़े कोई चांद सो रहा हो, वाह, जैसे सदियों से देखा कोई ख्वाब मुकम्मल हो रहा हो, जैसे अंतर्मन अलाप रहा हो कोई राग, वाह, जैसे खिल उठा हो मरुथल का वीरान बाग, वाह, जैसे अभी अभी मिला है आसमान धरा से, वाह, जैसे निकली है कोई नदी मरुधरा से, वाह, जैसे बजती हो कोई बांसुरी होले होले निर्जन वन में, वाह। कुछ ऐसे ही शाम उतरी है मेरे मन में। क्या बात है। आपने तो शाम को, और जो हम प्रकृति से महरूम हो रहे हैं अभी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की, पॉल्यूशन की समस्या है, तो आपकी कविताओं से प्रभावित होकर हमारे साथ एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, हमारे यहाँ जोधपुर जिले के एकलखोरी गांव के हैं खम्मोराम जी बिश्नोई साहब। खम्मोराम जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रभान जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षा क्षेत्र में उभरता हुआ व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकार्य में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्तित्व है चंद्रभान बिश्नोई। चंद्रभान बिश्नोई युवा शिक्षाविद, आकाशवाणी उद्घोषक, साहित्य लेखक, मंच संचालन विद्या में पारंगत, जयज्ञान व्यास यूनिवर्सिटी से हिंदी एवं राजस्थानी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, वृक्षारोपण और सामाजिक मेलों में आप हमारी पर्यावरण सेवक टीम के लिए आवाज़ बनते हैं। वीडियो और ऑडियो क्लिप में आपकी आवाज़ से जन जागरण किया जाता है। आप हमारे भावी भारत के कर्णधारों के एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक के रूप में उभरेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चंद्रभान जी, एक सबकी अपनी वैचारिक संपदा होती है, लेखन में अपनी वैचारिकता होती है, वैचारिक संपदा होती है, जो उसके लेखन में चाहे वो कुछ भी हो, विधा कोई भी हो, लेकिन उस वैचारिक संपदा का उपयोग कैसे हो सकता है? यानी हम प्रकृति के साथ साथ एक जो हमारे समाज में चारों तरफ व्याप्त है, चाहे हम उसको कोई बुराई कह दें या कुछ भी कह दें, विद्रूपता या विद्रूपता कुछ भी कह दें, दुख दर्द भी होता जी है। जी जी। तो एक रचनाकार उसे उस संपदा के साथ, अपने वैचारिक संपदा के साथ उस यथार्थ को कैसे समाहित करता है? एक रचनाकार के लिए मेरा ऐसा मानना है प्रमोद जी कि वो समानुभूति करता है। जैसे प्रमोद जी का दर्द जो है वो चंद्रभान का दर्द अगर बन जाए तो रचना हो जाए। तो वो
जब समानुभूति करता है, जब महसूस करता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक रचनाकार, एक सृजक महसूस ना बहुत गहरे से जानता है। प्रमोद जी ने नहीं बताया कि मुझे ये दर्द है, लेकिन चंद्रभान जानता है कि कहीं ना कहीं प्रमोद जी आपके भीतर मैं एक बेचैनी देख रहा हूँ, एक तड़प देख रहा हूँ, और जब मैं पेपर पर आपकी तड़प को लिख देता हूँ तो आप कह देते हैं कि ये आपको कैसे पता चला। तो वो जब रचनाकार यथार्थ से एकाकार हो जाता है तो वो कई एक हो बार जाता हमने देखा है चंद्रभान जी कि जैसे आपने कोई कविता लिखी जी, तो उसको लोग केवल व्यक्ति में समेट लेते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रेम कविता आपने लिखी जी, तो वो ऐसा ही मानेंगे कि ये आपने अपने प्रेम के भावों को उस कविता, यानी वो आप ही के आसपास, ये जो चीज है जी, ये जो सोच है, जो इसका दायरा बहुत सीमित है, जी। एक रचनाकार उससे कैसे निकल सकता है कि वो उसकी नहीं है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सामने वाले के दर्द को भी समझना पड़ता है, लेकिन पाठक उसको उस रूप में जो रिसेप्टिविटी है, ग्राह्यता है, वो कैसे कर सकता? प्रमोद जी रचनाएं जो है वो रचनाकार लिखता है, लेकिन जो पाठक है वो उसके नए अर्थ भी गढ़ता है। जैसे आपने कहा कि वो तो बस ये समझ ले कि इसने किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है या खुद के लिए लिखा, या खुद के लिए लिखा है। तो इस संकीर्णता से बाहर आकर के हम कैसे सोचें कि ये मेरे लिए भी लिखी हुई हो सकती है। वही मैं पूछ रहा हूँ, जी। वो क्या उपाय है जो हम उस संकीर्णता से बाहर निकाल सकें और अपनी बात को उसी शिद्दत के साथ समझा सकें? हाँ, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि बस ये ठीक है। दूसरा, जब पढ़ने वाला जो है, मुझे लगता है उसको अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। उसको अपने दिल के सभी दरवाजे खोलने की जरूरत है, और वो दरवाजे तभी खुल सकते हैं जब वो कहीं ना कहीं अपनी सोच को ऊपर लेकर जाए। क्योंकि कोई प्रेम कविता लिख रहा है, जरूरी नहीं कि उसने किसी प्रेमिका के लिए लिखा हो, वो उस अज्ञात के प्रति भी उसका प्रेम हो सकता है, वो सृष्टि के लिए भी उसका प्रेम हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, वो प्रकृति के लिए हो सकता है, वो परमात्मा के लिए हो सकता है, वो आपके गुरु के लिए हो सकता है, और उस जर्रे जर्रे के लिए भी हो सकता है। चंद्रभान जी, आपने मेरी बात को बहुत शिद्दत के साथ समझा और इस संकीर्णता से निकलने का उपाय भी बताया। जी प्रमोद जी। लेकिन आप, ये तो आपकी कविता यात्रा है जी, लेकिन आपने लघु कथाएं और कथा यात्रा, उस तरफ जो मोड़ आया आपका लेखन का, जी, वो क्या घटनाएं हुई कि आपने कथा को भी उसी तरह प्रेम किया, लघु कथा को भी प्रेम किया? जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं आदमी जब इधर से इधर मुड़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा या कोई वजह होती है। तो पढ़ना, जैसा कि मेरा हमेशा शौक रहा है, मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़ते पढ़ते एकाएक ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कहानियों की ओर भी जाना चाहिए, क्योंकि एक पाठक वर्ग ऐसा भी है जो कविता की जो भूमि है उसे कहीं ना कहीं समझने में समर्थ न भी हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच है। तो मुझे ये लगा कि अपनी बात को आप गद्य में भी कह सकते हैं, और गद्य विधा जो है वो पद्य की तरह बहुत खूबसूरत विधा है। पहले आपने लघु कथा लिखी या कोई? मैंने लघु कथा लिखी, और वो लघु कथा इसलिए लिखी कि मुझे कहीं किसी प्रतिष्ठित अखबार में छपवाने के लिए उसे भेजना था, और सौभाग्य मेरा ये रहा कि वो लघु कथा मैंने लिख कर भेजी और छप भी गई। तो वहां से बहुत बड़े जन समूह ने उसको पढ़ा और रिप्लाई किया कि वाकई आप जो है वो अच्छा लिख रहे हैं, और हौसला अफजाई भी हुई। तो हालांकि मैंने कहानियां और लघु कथाएं उतनी नहीं लिखी है, तो वो एक मोड़ था। उसके बाद जैसा कि रेडियो का जिक्र कर रहा था, वहां पर गीतों भरी कहानी का एक सेगमेंट चला करता था। सेगमेंट है, हाँ, उसके लिए भी मैंने लिखा, वहां पर भी बहुत लोगों ने सराहा। बिल्कुल। उसके बाद अभी 1 वर्ष पहले की बात है, RSCERT उदयपुर, जो कि शिक्षा में प्रशिक्षण और शोध और जो अपनी पाठ्य सामग्री तैयार करने का काम, राजस्थान सरकार का जो क्रम है,
वहां पर जो है वो हम 20 लोगों को राजस्थान भर से बुलाया गया और वहां पर ये कहा गया कि आप जो है वो बाल साहित्य को लेकर के अगर कुछ कर सकते हैं तो आप लिखें। जबकि होता ये है कि अगर आप बाल साहित्य के पर लिखना चाहते हैं, बच्चों के लिए लिखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको बच्चा होना पड़ता है। बिल्कुल, वो उसी जैसा कि हमारे अभिनय में कहा जाता है, जो किरदार आप कर रहे हैं जी, उसमें पर काया प्रवेश करना पड़ता है। यानी उस समय वो व्यक्ति नहीं है, वो किरदार प्रमुख हो जाता है। तो उसी तरह जो आपने बात कही है जी, तो वो बच्चा बन के ही आप बाल जो रचनाएं हैं उनमें रूह ला सकते हैं, आत्मा ला सकते हैं। तो वहां पर हम सभी गए और पहली और दूसरी कक्षा का बच्चा जो अभी अभी स्कूल आया है, उसको कोई कहानी शिक्षक द्वारा सुनानी है या वो पढ़ेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी कहानियां, बाल कहानियां जो है लिखी और मेरी 3 कहानियां जो है। तो इस मनोविज्ञान को आपने कैसे समझा, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं जी, और तो बाल मनोविज्ञान तो एक बहुत सबसे मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम है जी। हमारे यहाँ तो नहीं, कई विदेशों में कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ प्राइमरी के शिक्षक को कॉलेज एजुकेशन के शिक्षक से ज़्यादा पे मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो है हमारे यहाँ का एक अलग वातावरण है, अपने वातावरण के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये बाल मनोविज्ञान आपने कैसे समझा? बाल मनोविज्ञान को मैंने ऐसे समझा कि एक तो जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पर मेरे पास कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे होते हैं। तो वो जब नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं आपके पास और फिर आपको उनके साथ संप्रेषण करने का मौका मिलता है और आपको ये महसूस हो जाता है कि ये बच्चे आपसे चाहते क्या है। मेरा ये मानना है कि बच्चा पहली बार अगर स्कूल आ रहा है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे अपने शिक्षक का प्यार चाहिए। वाह। आप उसके साथ बैठें, आप उसको ऐसा ही महसूस करवाएं कि आप कोई अजनबी नहीं है बल्कि उसके ही परिवार का। और इसमें भी 2 तरह के मनोविज्ञान होते हैं, एक तो शहरी बच्चे जी जो हमारे शहरी वातावरण से स्कूल जाते हैं और एक ग्रामीण बच्चे। तो आपने दोनों ही मनोविज्ञान को करीब से देखा या केवल ग्रामीण देखा? मैंने ग्रामीण बच्चों के ज्यादा मनोविज्ञान देखा। बिल्कुल ज्यादा देखा और पढ़ा और फिर मुझे ये लगा कि बच्चे जो है वो आप अगर उन्हें शुरुआत में ही कुछ बड़ा बड़ा देने लग जाएंगे तो वो नहीं ले पाएंगे। और फिर ग्रामीण बच्चे तो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, उनको उसी मनोविज्ञान से समझना और समझाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि आप उनसे उनकी ही भाषा में बात करें, ये भी जरूरी है। और अभी खुशी है, कम्युनिकेशन तभी होगा। बिल्कुल। और नई शिक्षा नीति जो हमारी है वो महत्व दे रही है इस बात को कि आप मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में। तो आपकी कुछ लघु कथाएं जो बच्चों के बीच वो सेलेक्ट हुई हैं? जी जी बिल्कुल। और पढ़ाई भी जा रही है? बिल्कुल। अभी उसकी किताब का विमोचन होना है, वो छपनी है बट सेलेक्ट की गई है, चयनित की गई है कि आपकी इन रचनाओं को हम छापेंगे। तो बहुत जल्दी वो पल भी आने वाला है जब वो रचनाएं हैं वो बच्चों के हाथ लगेगी। ये तो लघु कथाओं की बात हुई, और एक जो फुल कहानी होती है, मेन स्ट्रीम की जो कहानी होती है, वो आपने कितनी लिखी है? वो गिनती की कहानियां होगी सर। हाँ, 8 से लेकर 10 तक काफी होती हैं, 8-10। जी जी। और अभी इस फील्ड में मुझे काम करने की जरूरत है। कहानियों को लेकर भी मैं जो है वो काम करना चाहूंगा आने वाले समय में, और कुछ ऐसा निकल कर जाए कि पढ़ने वाले को ये लगे कि ये बस मेरे लिए लिखा गया है। वाह। देखिए आप वो आनंद, आपका ये जो समर्पण है लेखन के प्रति जी, तो हमारे साथ एक बीकानेर से वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ गई हैं, मोनिका जी गौड़। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी मैम? चंद्रभान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। आज मैं बात करना चाहती हूँ अपने लाडेसर छोटे भाई चंद्रभान बिश्नोई के बारे में। चंद्रभान बिश्नोई राजस्थान की युवा कविता का एक ऐसा सशक्त हस्ताक्षर है जो आने वाले समय में अपनी एक अलग स्थान, अपनी एक अलग ठौर बनाएगा। चंद्रभान
जब रेत को लेकर, रेगिस्तान को लेकर, रेगिस्तानी वनस्पति को लेकर जब प्रेम के चित्र खींचते हैं, प्रेम की कविता कहते हैं, जनजीवन की कविता कहते हैं, आम आदमी की कविता कहते हैं, तो वो सबसे अलहदा नजर आते हैं। उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं के अंदर एक गांभीर्य नजर आता है, और पाठक और श्रोता जब उसको सुनता है तो उसके मन मस्तिष्क में जो चित्र बनते हैं, जो बिंब उभर कर आते हैं, वे बेहद खूबसूरत होते हैं और स्थायी रहने वाले होते हैं। तो पिछले दिनों रेगिस्तान के ऊपर उनकी काफी सारी कविताएं पढ़ने को मिली, और रेत को जिस तरीके से अपनी कविता में बरत रहे हैं, खार को जिस तरीके से सरस तरीके से अपनी कविताओं में वो परोट रहे हैं, वह मेरी नजर में बहुत अद्भुत है, बेहद खूबसूरत काम है उनका। और मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि चंद्रभान इसी तरीके से अपनी कविता की सात्विकता को बरकरार रखेंगे, उसमें जो नयापन है, जो नवेलापन है, वो जो चीजों को अलग तरीके से देखने का नजरिया है, अपने तरीके से बात कहने का जो उनका एक शौर है, एक लकब है, जो सलीका है, उसको बरकरार रखेंगे। मैं ऐसी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मोनिका जी। चंद्रभान जी, अगर हम साहित्य को इस दृष्टि से देखें, दार्शनिक दृष्टि से जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नदी जो बहती है, क्या बात है, हमारे सामने पानी बह रहा है और एक पानी बह के आगे निकल गया और एक बहता हुआ पानी आ रहा है, तो ये जो कालक्रम है, लेकिन पानी वही है। और साहित्य का जो, अगर हम कहें कि कालजयी रचना के लिए काल कोई निर्धारण नहीं होता है, कालजयी रचना में ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कालजयी रचनाएं जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, सूर, कबीर, तुलसी, महादेवी, मीरा, तो क्या उनमें ऐसा क्या, किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो कालजयी रचनाएं दे गए हमें, और वो काम अब क्यों नहीं हो पा रहा? प्रमोद जी, जिस समय की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय में मुझे ये लगता है कि उनके लिए जो है वो रचना धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। और आज के समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक रचना कर्मी जो है, एक सृजक जो है, वो अपने रचना धर्म को कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि आखिर वो क्यों लिख रहा है। तुलसी ने हालांकि ये कहा कि मैं स्वांत सुखाय लिख रहा हूँ, लेकिन वो तो जगत सुखाय, लेकिन वो जगत सुखाय हो गया। आज भी हम जब मानस की चौपाइयों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भीतर एक ऊर्जा का प्रवाह नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनको अगर मैथमेटिकल देखें, है ना, तो जो मात्राएं, जो दोहे सोरठे की मात्राएं हैं, वो हर दोहे में वही मिलेगी, बिल्कुल गणित की दृष्टि से भी। तो ये सब कैसे आया? और अगर मैं ये कहूँ कि हालांकि थोड़ा सवाल लंबा हो रहा है कि आजकल जो है हम भरते नहीं हैं, पहले उंडेलने का उपक्रम हो जाता है, और वो सोशल मीडिया है। हालांकि एक बहुत अच्छा मंच है जो बहुत श्रोता देता है, बहुत व्यूअर्स देता है हमको जी, लेकिन हम भरने से पहले जब डालेंगे तो वो रचना कालजयी कैसे हो? ठीक कहा आपने। दो तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं आज के समय में मैं देख रहा हूं प्रमोद जी। जी, एक तो ये है कि मैं ये सोच रहा हूं कि बोले कोई, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बोलना है, मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये दिक्कत आज की है। मैं एक जो संपूर्ण परिवेश है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन चंद्रभान नाम का एक ये भी अर्थ है जी, शायद मैं आपको थोड़ा ज्यादा बता रहा हूँ कि वो सुनने का बहुत धीरज होता है चंद्रभान नाम वालों में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोशिश यही करता हूँ, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि एक वक्ता, अच्छा वक्ता जो होता है वो एक अच्छा श्रोता होता है, और ये जरूरी भी है। और ये मैंने सीखा है मेरे शहर के ही बड़े साहित्यकारों से कि आप कितना धैर्य से बैठ करके किसी की बात को सुन सकते हैं। मैं जिक्र करूं, अभी डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी साहब हमारे साथ थे। मैं जब भी उनको देखता हूं मंच के सामने, कितनी तल्लीनता से वो बैठ करके किसी की बात को सुनते हैं।
और जब उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है तो वे प्रतिक्रिया के माध्यम से भी बताते हैं कि आपकी बात कहाँ तक पहुंची है। तो आज के यूथ के लिए या उस हर एक साहित्यकार के लिए सुनना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आपने कहा कि हम भरने से पहले ही खाली होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यही दिक्कत है, यही आपके उस प्रश्न का जवाब है कि आखिर कालजयी रचनाएं सामने क्यों नहीं आ रही है। तो हम संपूर्ण नहीं होना चाहते। लेकिन एक बात है, आजकल कैनवास बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पीछे जितना बड़ा कैनवास है उतना ही बड़ा शोषण भी है। आप देखिए कि जो अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में हम महिलाएं हैं, देखने में बहुत संपन्न है, अच्छी सर्विस में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उतने ही बड़े शोषण से गुजर रही हैं, उतनी ही बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रही हैं। तो साहित्यकार की दृष्टि से हम उस शोषण को कैसे समेट सकते हैं कविताओं में, या उस दर्द की अभिव्यक्ति को कितनी शिद्दत के साथ आगे ला सकते हैं? आपका प्रश्न जो है वो बहुत समीचीन है, क्योंकि साहित्यकार का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप खाना पूर्ति कर रहे हैं या बस आपको जो आया वो लिख दिया। आपको अपनी नजरें तो हर ओर रखनी ही होगी कि कहाँ विद्रूपताएं हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही है। और इस तरह के शोषण की जो आपने बात की, तो इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आप लिखें, कोई पढ़ लें और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन एक बात सृजन है, के बीज वहां भी आपको बोने होंगे। चंद्रभान जी, एक बात हम देखते हैं कि कई लोग साहित्य का अर्थ मनोरंजन भी मानते हैं, और मनोरंजन होना भी चाहिए जी, लेकिन उसमें मनोरंजन के साथ साथ अगर वैचारिकता का अभाव है तो वो मनोरंजन कितना क्षणिक होगा, आप समझ ही सकते हैं। तो वैचारिकता को हम अपनी लेखनी में उसमें रुचि भी बनी रहे, उसमें हमारी रचना आगे बढ़े, बहुत दूर तक जाए, ये भी बना रहे, तो वो कैसे उसको पिरो सकते हैं? क्योंकि आप एक बेहतरीन रचनाकार हैं, तो ये सब तो आपको नॉर्म्स पता ही है। जी, मेरा ये कहना है कि विचार जो कि विभिन्न विषयों पर हो सकते हैं, और उन विचारों को हम कैसे संप्रेषित करें कि पढ़ने वाले के लिए वो उपयोगी भी बने, इसके लिए मेरा ये मानना है कि हम केवल किसी एक विषय से बंधे नहीं रहे। हमारी दृष्टि जो है उसको व्यापक करना ही होगा, हमारी दृष्टि को हर ओर ले जाना है। जैसा कि आंचलिकता की बात हम करें या अपने ही परिवेश की बात करें, वो आपके साहित्य में अगर है तो आप बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक विश्वव्यापी दृष्टि भी रखनी होगी कि कहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आप उसको अपने लेखन में लेकर आते हैं और आपकी बात विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत दूर तक जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच में भी डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, और जो विद्रूपताएं हैं, जो असंगतियां हैं, उनमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। आपने साहित्य के साथ साथ ऐसी वैचारिकता और दर्शन की भी बात की है, तो एक हमारे वरिष्ठ लेखक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, और बहुत सारे फील्ड में वो एक तरह से बहुत जानकार भी हैं। वैसे तो हमारे जोधपुर से बिलोंग करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो उदयपुर बसे हैं। शैलेंद्र ढड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ चंद्रभान जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रभान जी से मेरा मिलना काव्य मंच जोधपुर की गोष्ठी में हुआ था। इस बात को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में चंद्रभान जी ने हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। आपका व्यक्तित्व परिपक्व हो गया है और आप अपने सुदर्शन व्यक्तित्व से हर किसी को आकर्षित करते हैं। चंद्रभान जी में मैंने एक चिंतक को पाया है, एक सोचने वाले व्यक्ति को पाया है, और इसी कारण आपकी कविताओं में दर्शन का पुट मिलता है। आपकी कविताएं चिंतन प्रधान है। इसके साथ ही आप प्रकृति प्रेमी हैं, इस कारण आपकी कविताएं प्रकृति से संबंधित होती है, उनमें प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। आपने एक
संचालक के तौर पर भी अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और आप आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जोधपुर में आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं चंद्रभान जी को एक सुंदर और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका। चंद्रभान जी, आपकी कथा, लघु कथा और कविता यात्रा पे हमने बात की। अब आगे अपने इसको और इस कैनवास को विस्तार देने के लिए आपकी क्या मानसिक योजनाएं हैं और कैसे आप अपनी इस क्रिएटिविटी को इतनी व्यस्तताओं के बीच में, क्योंकि उसमें हर क्रिएटिविटी एक रेगुलरिटी भी मांगती है और उसमें एक कुछ नयापन भी रोज आए, तो कैसे ये मैनेज करते हैं और आगे की क्या योजना है? जी, पहले तो मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देता हूं कि ये सब कैसे मैनेज हो पाता है। तो मैं बात को इस तरह कहना चाहूंगा कि जब भी लिखता हूं तो ही मैनेज हो पाता है क्योंकि आप जब भी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप हल्के होते हैं। आपकी थकान, अपने जो अपने वर्क प्लेस पे किया है उसको कम करने के लिए लेखन जो है वो एक अचूक दवाई है, ऐसा मेरा मानना है। तो यानी रचनात्मकता ही अंदर से सुख देती है। और दूसरा ये है प्रमोद जी कि मेरा ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं होता है कि मुझे 1 महीने में इतना लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मुझे लगे कि अब भाव जो है वो अपने प्रवाह में है तो फिर कागज कलम हाथ में होती है, चाहे विधा कोई भी हो, रचना उतर आती है। एक प्रश्न जो मुझे हमेशा कौंधता है जी, हर फील्ड में, चाहे वो एक्टर हो, तो वो पढ़ने की हैबिट बहुत कम हो गई। नाटक पढ़ते नहीं हैं और लेखक भी हैं जो बहुत सारा पढ़ने के बाद ही फर्टाइल होता है दिमाग में, वोकेबुलरी भी हमारी बढ़ती है। तो ये जो रीडिंग हैबिट है ये बिल्कुल कम हो गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रीडिंग हैबिट जो हमारी है वो कम हुई है और बहुत ज्यादा कम हुई है। और अगर नए आइडियाज आपको चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हाँ मौलिक है, आपने लिखा है, शब्द आपके मौलिक होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है प्रमोद जी कि मौलिक तो वो एक ही है, बाकी तो नकल है। लेकिन उस नकल को भी आप बेहतरीन रूप से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बात को सृजन में कैसे ढाल सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल, और सब्जेक्ट तो ये पड़ेगा। सदियों से सब्जेक्ट चले आ रहे हैं। जैसे कोई जमाने में किसी ने देवदास लिखा जी, लेकिन आज वो देवदास विषय भले ही प्रासंगिक ना हो, लेकिन प्रेम तो हमेशा प्रासंगिक है। और आज के संदर्भ में प्रेम की कथाएं उसी रुचि के साथ पढ़ी जाएंगी। विषय नया नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मूल, हमारी जड़ें हैं और जड़ें तो हमेशा रहती है। हमारे जो यूथ हैं जो केवल ग्लैमर के लिए लिख रहे हैं कि मैं लिख के फला को प्रभावित कर दूं या सोसाइटी को प्रभावित कर दूं कि मैं भी एक लेखक हूं, इस उद्देश्य से जो आते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे किसी कविता में, या आपका संदेश क्या है? प्रमोद जी, एक सवाल का उत्तर थोड़ा सा छूट गया तो मैं उसको पूरा करते हुए इस बात पर आता हूँ। भविष्य को लेकर जो आपने बात कही, तो मेरा मन है कि राजस्थानी साहित्य में, चाहे आप कथा विधा में लिखें या कविता विधा में लिखें, उस पर मुझे थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि माहिड़ भाषा जो है राजस्थानी, वो हमारी आत्मा को छूने वाली है। अब मैं बात करता हूं कि आपने यूथ के लिए जो बात कही कि कोई कहे कि मुझे लिखकर प्रसिद्ध होना है, तो केवल लिखने के लिए लिखना, केवल लिखने के लिए लिखना नहीं, उन्हें आप एक बेहतरीन लेखक के तौर पर आगे बढ़ने का जी क्या आपका मैसेज है? मेरा यही कहना है कि आप जब भी लिखें, डूब कर लिखें, और किसी एक विचारधारा का पक्ष लेने के लिए या विरोध करने के लिए अगर आप लिखना चाह रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा लेखन आपको एक सफल लेखक नहीं बना पाएगा।
आप अपनी तमाम संकीर्णताओं से पहले मुक्त हो जाइए। आप जो किसी का पक्ष ले रहे हैं या किसी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप लेखन कर रहे हैं, कविता कहानी जो भी विधा में आप लिख रहे हैं, अगर आप उसके लिए लिखना चाहते हैं तो प्लीज मत लिखिएगा। और अगर आपके मन में भाव है कि मुझे कुछ लिखना है तो इस चक्कर में भी मत पड़िएगा कि मेरी रचनाएं सराही जाएगी कि नहीं सराही जाएगी, सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। बस आप लिखिए, आप तो लिखते रहिए सतत, क्योंकि जैसे आपने एक नदी के प्रवाह की बात की, तो लेखन वही है, एक प्रवाह है, एक सतत गति है। और सच कहता हूं मैं मेरे साथियों से कि जिस दिन अगर आपने अपने लेखन को जो जी लिया तो निश्चित तौर पर आप भीतर से बहुत हल्के हो जाएंगे। एक मुस्कान आपके चेहरे पर खिल जाएगी, आपकी बेचैनी जो है, तड़प जो है, वो मिट जाएगी। तो आप और एक कविता के माध्यम से ही ये बिल्कुल बात मैं रखना चाहता हूं। जी, क्योंकि घड़ी भी हमें इशारा कर रही है बिल्कुल। बार-बार। तो घड़ी के इशारे के साथ मेरी कविता का इशारा भी शामिल कर लेते हैं। जी। तमाम दुश्वारियां मेरे युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि तमाम दुश्वारियां, उलझन, उहापो, फिर भी अगर है चेहरे पर खुशी तो है जिंदगी। कि अनुकूल कुछ भी नहीं, साथ कोई भी नहीं, फिर भी अगर है होठों पर हंसी तो है जिंदगी। कि धूमिल सी उम्मीदें, अधूरी सी रातों की नींदें, अनसुलझे सवाल, बेतुके जवाब, फिर भी अगर है दूर मायूसी तो है जिंदगी। की रात अंधेरी, धूप घनेरी, राहें वीरान, चहुं और सुनसान, फिर भी अगर है पस्त खामोशी तो है जिंदगी, तो है जिंदगी। और युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि अपने चेहरे पर हर वक्त प्रमोद जी सी मुस्कान बनाए रखिएगा। हम तो ये चाहेंगे कि चंद्रभान जी जैसी लेखनी और चंद्रभान जी जैसी मुस्कान होनी चाहिए। बहरहाल हमारे राइजिंग सिटी में आज आपने समय दिया और हमारे राइजिंग सिटी में इतनी बातें आपने बताई और ऐसा लगता है कि वक्त रुक जाए और हम आपसे बातें करते रहें। बहरहाल फिर भी हम आपका राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आने के लिए हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रमोद जी कि आपने इस मंच के जरिए मुझे जो है आपके दर्शकों से और मेरे भी जो आत्मीय जन हैं उन सब से मुलाकात का अवसर दिया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।